नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। हरियाणा विशेष की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले लगातार कम होने की वजह से पाबंदियों से राहत भी मिलने लगी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वासियों को कई गतिविधियों पर रविवार को फिर से राहत देने का फैसला किया है। हालांकि अब भी कई गतिविधियां हैं जिन पर पूरी तरह से जो प्रतिबंध है वो जारी रहेगा। स्कूल कॉलेज भी पहले की तरह बंद रहेंगे। दिल्ली सरकार अभी कोई भी लापरवाही करने के मूड में नहीं है। दिल्ली सरकार की ऑर्डर के अनुसार स्पा, जिम और योगा कराने वाले इंस्टीट्यूट्स को अभी खोलने की अनुमति नहीं दी गई। पब्लिक पार्क्स, गार्डन्स भी अभी ही बंद रहेंगे। सारे स्कूल बंद रहेंगे, कॉलेज बंद रहेंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद रहेंगे, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस बंद रहेंगे। सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल, रिलीजियस, फेस्टिवल, इससे रिलेटेड जितनी गैदरिंग्स हैं, कोई भी गैदरिंग अलाउड नहीं होगी। स्विमिंग पूल बंद रहेंगे, स्टेडियम बंद रहेंगे, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे, सिनेमा, थिएटर, मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे। एंटरटेनमेंट पार्क्स, अम्यूजमेंट पार्क्स, वाटर पार्क्स बंद रहेंगे। बैंक्वेट हॉल्स, ऑडिटोरियम्स, असेंबली हॉल्स बंद रहेंगे। बिजनेस टू बिजनेस एग्जीबिशंस, स्पाज, जिम्नेजियम, योगा इंस्टीट्यूट्स बंद रहेंगे और पब्लिक पार्क्स और गार्डन्स बंद रहेंगे। ये जो एक्टिविटीज़ पार्टली अलाउड हैं, रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटीज़ हैं, वो ये हैं। सरकारी दफ्तर जो पिछले हफ्ते स्थिति थी वही कि ग्रुप ए ऑफिसर्स 100% अटेंडेंस और बाकी सबकी 50% अटेंडेंस। लेकिन जो एसेंशियल एक्टिविटीज़ है जैसे अस्पताल हैं, दूसरी पुलिस है, ये वो सब 100% वो पूरी तरह से चालू रहेंगी। प्राइवेट ऑफिसर्स जितने हैं वो 50% कैपेसिटी पे काम करेंगे। 9 बजे से 5 बजे तक काम करेंगे और कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा वर्क फ्रॉम होम की। जितने मार्केट्स हैं, मार्केट कॉम्प्लेक्स हैं, मॉल्स हैं, वो अब पिछले ऑड इवन था, कल से पूरी तरह से सारी दुकानें खुल सकती हैं। शादियां हैं वो पूरी तरह से अभी पब्लिक प्लेसेस के ऊपर शादियां नहीं हो सकती। बैंक्वेट हॉल में, मैरिज हॉल में, होटल वगैरह में अगर शादियां होनी है तो 20 से ज़्यादा लोग नहीं होंगे और घर पे या कोर्ट में ही हो सकती है। फ्यूनरल, लास्ट राइट्स में 20 से ज़्यादा लोगों की उपस्थिति नहीं हो सकती। दिल्ली मेट्रो में 50% कैपेसिटी, दिल्ली की बसों में 50% कैपेसिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ऑटो, ई रिक्शा वगैरह ये भी अलाउड है, लेकिन सबकी अपनी ऑटो और ई रिक्शा में 2 पैसेंजर्स, टैक्सीज में 2 पैसेंजर्स, फटफट सेवा में 2 पैसेंजर्स, हर एक का एक वो, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, उसका एक उसकी डिटेल। और वही प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने जीएसटी काउंसिल के फैसलों की तारीफ की है। दरअसल शनिवार को हुआ जीएसटी काउंसिल की बैठक में कोविड से जुड़ी दवाइयों और सामग्रियों पर से जीएसटी की दर को कम किया गया है और इसमें हरियाणा के भी 2 सुझावों को स्वीकार किया गया, जिसके लिए अनिल विज ने काउंसिल का धन्यवाद किया। कांग्रेस को छोड़कर बाकी सारा संसार करता है और कोरोना में जिस ढंग से हिंदुस्तान की सरकार ने इसको नियंत्रित करने का काम किया है, दूसरे देशों की अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें कि रिकवरी रेट क्या रहा, मोर्टेलिटी रेट क्या रहा, तो उससे लगता है कि विकसित देशों से भी हमारे यहाँ पर बेहतर रहा सारा। इसलिए सारे विश्व ने इसकी सराहना की है। हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। जैसे ब्लैक फंगस की मेडिसिन के ऊपर जीएसटी हटा दिया गया है, लगता है सरकार को कुछ रिलीफ मिलेगा? नहीं, बहुत अच्छी बात है, और क्योंकि ये एसेंशियल मेडिसिन है अब, और इससे जीएसटी हटाने से तो लाभ मिलेगा इसका।
हरियाणा में ग्लोबल टेंडर किया था जो ब्लैक फंगस की मेडिसिन है, लेकिन केंद्रीय नियमों का हवाला देते हुए जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने मना कर दी है मेडिसिन देने से। हमने ग्लोबल टेंडर किया था, उसमें हिंदुस्तान की ही एक कंपनी ने अपना टेंडर डाला था। हमने उनको सप्लाई ऑर्डर भी भेज दिया था, लेकिन उन्होंने कहा है कि जो एम्फोटेरिसिन है, जो ब्लैक फंगस का इंजेक्शन है, उसका वितरण आज भारत सरकार ने अपने हाथ में ले रखा है, इसलिए वो इस इंजेक्शन को देने में असमर्थ है। क्या दोबारा ग्लोबल और वही हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि हरियाणा के सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में सरकार ने कोरोना और ब्लैक फंगस पर कंट्रोल किया है। दूसरे राज्यों के मुकाबले में हरियाणा की परफॉर्मेंस बेहतर हुई है। कैबिनेट मंत्री सिरसा की देवीलाल यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम में शिरकत करने के पहुंचे थे। बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कोरोना काल में सेवा करने वाली संस्थाओं को भी सम्मानित किया और इस मौके पर बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने डबवाली में 500 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन प्लांट का भी ऑनलाइन शिलान्यास किया। इस अवसर पर उनके साथ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ भाजपा नेता भी मौके पर मौजूद थे। जितना हरियाणा परफॉर्म कर रहा है, दिल्ली में कोरोना था, एनसीआर में हमें, उत्तर प्रदेश हमें आ रहा था, राजस्थान का कोरोना, हर तरीके से हरियाणा बीच में गिरा हुआ था। हमने सबसे पहले कंट्रोल करा, सबसे कम हमारे जो डेथ रेट हुई है सबसे कम हुई है। हमारे पूरे प्रशासन ने तय करा था, डीसी साहब, एसपी साहब, हमारे पुराने डीसी साहब और सीएमओ सभी लोगों ने, शहर में जिन लोगों ने जब कोरोना पीक पे था और जो सेकंड वेव बड़ी ज़बरदस्त आई थी कि लोगों को कुछ कहीं सहारा नहीं दिख रहा था, उन दिनों में बड़ी मेहनत करी। जिन संस्थाओं ने, जिन डॉक्टर्स ने, जिन आरएमपी डॉक्टर्स ने, उन सब का आज हमने सम्मानित करने का एक फैसला करा। और वही करनाल के श्री कृष्णा मंदिर में वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसका निरीक्षण करने के लिए करनाल सांसद संजय भाटिया पहुंचे। डॉक्टर्स की टीम और पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित किया गया। संजय भाटिया ने कहा कि बीजेपी एक ऐसा संगठन है जो समाज सेवा में सबसे आगे रहता है। इस मौके पर उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के नेता लोगों में भ्रम पैदा करने का काम कर रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने पंजाब में अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन को स्वार्थी गठबंधन बताया। बधाई देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को, जिन्होंने आज ये वैक्सीनेशन कैंप लगाया। बहुत अच्छी व्यवस्था बिठाने की, और जो ये कृष्णा मंदिर की मैनेजमेंट है, इनको भी बधाई देना चाहता हूं कि सेवा भाव के साथ लोगों को, बुजुर्गों को हाथ पकड़कर, मुझे बड़ा अच्छा लगा। अच्छा इसलिए भी लगा कि ये जो वैक्सीनेशन कैंप लगा है, इसमें जो लोग भी आ रहे हैं सबको वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन फ्रंट लाइन वर्कर्स जो काफ़ी समय से कोरोना पेशेंट्स को, उनके अटेंडेंट्स को डील कर रहे थे, उनमें से कुछ कोरोना संक्रमित भी हुए, उन लोगों के लिए, फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए, ताकि वो सेवा के कार्य निरंतर जारी रखें और सेफ रहे, उनके लिए लगाया। वो शुभकामना देता हूँ। गठबंधन ऐसे ही बना रहे, पहले भी बना रहे, बाद में भी बना रहे, बिना किसी कारण के और स्वार्थ के मुद्दों के ऊपर ये गठबंधन नहीं टूटना चाहिए। जैसे अकाली दल ने एक लालच में, वोट के लालच में एकजुट करके जिस तरह से गठबंधन तोड़ने का ड्रामा किया सरकार को। और वही कोरोना को हराने के लिए अंबाला में आज मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई जा रही है। शहर में 20 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर स्वास्थ्य महकमा अलर्ट है, तो लोगों की मदद के लिए हरियाणा जन चेतना पार्टी भी आगे आई है। अंबाला शहर में पंडित केदारनाथ शर्मा अस्पताल और चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से 20 वैक्सीनेशन सेंटरों पर 40 ई रिक्शा का प्रबंध किया गया, जो लोगों को घर से वैक्सीनेशन सेंटर और वैक्सीन के बाद वापस घर छोड़ रही हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा और अंबाला नगर निगम की मेयर शक्ति रानी शर्मा की तरफ से लोगों की मदद के लिए यह कदम उठाया गया है, ताकि लोगों को किसी तरह की कोई भी दिक्कत का सामना न करना पड़े। तो जैसे वैक्सीन लगनी शुरू हुई है और देखा गया 2-4 दिन में भी लोग जो विकलांग हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं,
उनको आने जाने में दिक्कत हो रही थी। तो उसको देख करके बात की गई मैडम जी के हिसाब से, उन्होंने कहा कि इमीडिएट चलाओ। तो हमने ई रिक्शा मंगा के हर वार्ड में 2-2 रिक्शा दे दिए और 2-2 साथियों की ड्यूटी लगा दी है कि जो साथी नंबर दे दिए हैं सबके मोबाइल में, जो साथी जिसका फ़ोन आता है या आप राउंड लगाओ, डोर टू डोर खटखटवा रहे हैं हमारे वर्कर कि वैक्सीन आपको लगी नहीं लगी है तो चलो आप लगवा देते हैं। तो मतलब उस तरह लेके सेंटरों पे जा रहे हैं, जो अभी सेंटर बने हुए हैं टेम्परेरी। वो पूछा जाएगा, ऑटो रिक्शा वाले खुद पूछेंगे या किस तरह से काम किया जाएगा? हमारे जो वर्कर हैं जिनकी हमने ड्यूटियां लगा रही हैं, लिस्ट मेरे पास है, मैं आपको दिखाता हूँ, लिस्ट लाना है सर लिस्ट में। तो वो साथी हमारे डोर टू डोर, उनके आगे और वर्कर हैं, वो डोर टू डोर लोगों को कह रहे हैं कि वैक्सीन नहीं लगी तो आओ लगवाते हैं। तो उनको लेके आ रहे हैं, जो विकलांग है उसको लेके आ रहे हैं, लोग सब चल रहे हैं। तो इसी तरह से कोशिश करेंगे जितना भी कोरोना से लड़ा जाएगा, लड़ेंगे। विनोद शर्मा की टीम और शक्ति रानी शर्मा मैडम की टीम, तो ये कामयाबी रहेगी और कोरोना परास्त होगा। और प्रावधान कब से कब तक चलेगा? जब तक वैक्सीन लग रही है, लोगों की डिमांड रहेगी तो हम करते रहेंगे। वो आज शाम तक देखते हैं क्या रिजल्ट। जैसे आपको लगा है कि 20 सेंटरों में वैक्सीनेशन लग रही है, तो हर एक सेंटर के हिसाब से हमारी टोटल हर एक सेंटर पे 2 ई रिक्शा चलाई जा रही है, और जिसमें 20 के हिसाब से हमारी 40 ई रिक्शा जो हैं कोऑपरेट कर रही हैं। आपको हम लिस्ट भी दिखा देते हैं, ये हमारी लिस्ट है जो टोटल सेंटर के हिसाब से ई रिक्शा चलाई जा रही है। इसके अंदर हमने प्रत्येक सेंटर के ऊपर अपने 2-2 जनसेवकों की ड्यूटी लगाई है, जो बड़ी खूबी से अपनी ड्यूटी को निभाएंगे। जैसे कि 20 वार्ड हैं तो सभी वार्डों के अंदर 2-2 नहीं, वार्ड नहीं, ये ना वैक्सीनेशन के जहाँ कैंप लगे हुए हैं, सेंटर बनाए हुए हैं, वो 20 सेंटर बनाए हुए हैं, और 20 सेंटर में हमारी प्रत्येक सेंटर पे 2-2 ई रिक्शा चलाई जा रही है, जो महिलाओं को, विकलांगों को और दिव्यांगों को, और जिनके पास कोई साधन नहीं है, जो वैक्सीनेशन लगवाना चाहते हैं पर उनके पास कोई साधन नहीं है, उनके लिए हमारी मैडम शक्ति रानी शर्मा जी की तरफ से और विनोद शर्मा जी की तरफ से ये ई रिक्शा चलाई जा रही है, जो उनको घर से उठाएगी, वैक्सीनेशन लगवा के घर पे छोड़ने का काम करेगी। आपके माध्यम से हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री विनोद कुमार शर्मा जी और मेयर शक्ति रानी शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने इस दुख की घड़ी में लोगों का इतना साथ दिया है। मेरे वार्ड में आज टीकाकरण चला है 2 जगह, एक देवी नगर गुगामाड़ी में, दूसरा चला है मदरसे में कमल विहार में। हमारे पास 4 ऑटो रिक्शा आई हैं और घर घर जा कर के लोगों को ले करके फिर टीका लगवा करके छोड़ने का काम किया जा रहा है। और वही सरकार अब HIV मरीजों के लिए पेंशन योजना लेकर आई है, जिसके तहत HIV के मरीजों के नए खाते खोलकर उनके खाते में सीधे 2250 रुपए पेंशन के रूप में ट्रांसफर किए जाएंगे। सोनीपत में 1078 HIV पॉजिटिव मरीज हैं, जिनकी दवाइयां लगातार अलग अलग HIV सेंटर्स में चल रही हैं। जिन लोगों ने बीच में दवाई छोड़ दी है और फिलहाल दवाई नहीं ले रहे हैं, उन्हें मदद राशि नहीं मिलेगी। कोविड में टेस्टिंग प्रभावित ना हो, इसके लिए जिला स्वास्थ्य विभाग अपने टेस्टिंग प्रक्रिया में बढ़ोतरी कर रहा है। साथ ही विशेष कैंप ट्रक यूनियन यहां पर चलाने की बात सामने आ रही है और इसे जेल में भी लगाए जा रहे हैं। और वही कैथल के गोलाचुका में बैंक के सामने हुई लूट मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया। पुलिस इस लूट के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों में वे युवक गौरव भी शामिल है, जिसके साथ लूट हुई थी। दरअसल इस पूरी लूट की वारदात का मास्टरमाइंड गौरव बताया जा रहा है। एसपी लोकेंद्र सिंह ने खुलासा करते हुए बताया कि गौरव ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर खुद के साथ लूटपाट करवाने का ढोंग रचा था। एसपी ने बताया कि गौरव को ऑनलाइन लॉटरी खेलने की लत लग गई थी और उसे काफी नुकसान हो गया था। इसके अलावा उसने कई जगह से लोन भी लिया था। ऐसे में लोन चुकाने और नुकसान की भरपाई के लिए उसने एक योजना बनाई, जिसमें उसने अपने दोस्तों को भी शामिल किया और गोलाचुका में बैंक के सामने खुद से 9,80,000 रुपए की लूट दिखाई है। लेकिन पुलिस की जांच में सब अब साफ हो चुका है। नहीं, अपराधी नहीं है। जो गौरव है, जो विक्रांगी बैंक के एटीएम के लिए जो साथ देने वाले हैं, वो भी जैसे नौकरी मतलब अपना बिजनेस करते हैं। कोई मोबाइल की दुकान पे, रिपेयर शॉप पे काम करता है, सुरेंद्र है। जो पंकज है, वो अपने ये कुछ सामान वगैरह बेचने की दुकान करता है। 12th से दोनों पास हैं। जो मेन मुद्दई हमारा जो बाद में आरोपी बना, वो ग्रेजुएशन है उसकी। तो इनकी पहले कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं आई है।
और इन्होंने इस वारदात को अंजाम पैसे के लालच में यहाँ पर दिया है। लगा के खड़े होंगे और ये पैसे लेकर हम आएंगे बैंक से, और जो सुरेंद्र है वो उधर से बाइक पे आएगा और पैसे छीन के ले जाएगा। फिर बाद में हम दिखा देंगे, पुलिस को सूचना दे देंगे और उसके बाद में पैसे बांट लेंगे। और वही करनाल में पुलिस के डिटेक्टिव स्टाफ ने आरती से लूट मामले में बड़ा खुलासा किया। डिटेक्टिव स्टाफ ने मुस्तैदी दिखाते हुए 4 आरोपियों को काबू में किया है। पुलिस के मुताबिक चारों आरोपियों ने मिलकर तरावड़ी मंडी में आरती से 3.5 लाख रुपए की लूट की थी। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पकड़े गए चारों आरोपियों से लूटे गए 3.5 लाख में से 3,02,000 रुपए बरामद कर लिए गए। इसके अलावा आरोपियों ने लूट में इस्तेमाल बाइक समेत एक देसी पिस्तौल और जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। और वही सोनीपत के मोहाना थाना के गांव जाजी से 20 दिन पहले एक युवती गायब हुई थी। उसके बाद लगातार ग्रामीण पुलिस प्रशासन के दरवाजे पर चक्कर काट रहे हैं, बावजूद इसके अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वही ग्रामीणों ने गांव में पंचायत कर यह ऐलान किया कि अगले 2 दिन तक सोनीपत पुलिस प्रशासन अगर कोई कार्रवाई नहीं करता, एसपी कार्यालय का घेराव किया जाएगा। वही दूसरी तरफ परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि 20 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। परिजनों की मांग है कि जल्द से जल्द युवती का पता लगाया जाए। मैं लड़की की चाची लगती हूँ। 24 तारीख को हमारी लड़की गुम हुई थी। किसी ने बहला फैसला कर उनको ले गए, लेकिन हमें पुलिस से इतना रिक्वेस्ट कर ली, किसी मुहानी पुलिस ने हमारी वो नहीं करी है सुनाई। या तो हमें लड़की दो या उसके बारे में कुछ तो पता लगना चाहिए हमें, क्या हमारी लड़की कहाँ गई, क्योंकि हम पूरी उम्र ऐसे ही रोते रहेंगे, गरीब है तो क्या है। हमारे गांव से लगभग 20-25 दिन पहले एक लड़की जो उसे कोई बहला कर फुसला कर ले गया, आज तक उसका कोई पता नहीं चल पाया है। हमने थाना मुहाना में शिकायत दी थी, पुलिस वालों ने अब तक कुछ भी काम नहीं किया है। क्या ये गरीब की लड़की है, उसको न्याय नहीं मिलेगा, लड़की हमें मिलेगी नहीं क्या? पुलिस वालों से हम सख्त नाराज हैं और 2 दिन का समय दे रहे हैं पुलिस वालों को। यदि पुलिस वाले कुछ कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम सोनीपत एसपी ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। हमारी कोई सुनाई नहीं कर रहे, हम पुलिस रिपोर्ट भी कर ली और ढूंढा डांडी भी कर ली और हमारी बच्ची नहीं पा रही। सारा परिवार 1 महीना के करीब हो गए भूखे तछाए बैठे, सारे परिवार का अड़ंगा हो लिया, भूखे तछाए ऐसे घूमते रहे, पता नहीं लग रहा कहीं भी, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। और हम कई बार मुहाने भी जा लिए और आगे भी लगा ली दरखास्त, हमारी कहीं भी सुनाई नहीं हो रही। लड़की गुम हो रही 20 दिन तक, हम बहुत परेशान हो लिए। हाँ, मुहाना थाना वाले कुछ नहीं करे हमारे लिए। हमारे घर में चूल्हा भी जल लिया कि हमारे पास पैसे नहीं, हमारी लड़की नहीं मिलेगी, हमें न्याय नहीं मिलेगा। आप बताइए जी, क्या करें हमें, गरीब आदमी। हाँ बोलियो जी, कोई सुनाई होगी हमारी, हमारा न्याय होगा। हाँ जी बोलियो। कुछ कहीं शिकायत करी है? हाँ जी, मुहाना थाना हमने जान नहीं देता आगे, कभी भी सब रोक कर रख रहे हैं। हम कई बार जा लिए, 2 दिन का टाइम दे, 2 दिन का टाइम दे, 1 भी नालो लग गया जी, कोई पता नहीं चल रहा। तो मानसून से पहले हुए बारिश ने जहां एक तरफ मौसम में ठंडक ला दी है, तो वही किसानों के चेहरे भी खिल गए हैं। पानी की कमी झेल रहे दक्षिण हरियाणा के किसानों के लिए बारिश किसी वरदान से कम नहीं है। भिवानी में किसानों से खास बातचीत की हमारे सहयोगी रवि जांगड़ा ने सुनी। बारिश से पहले सर तापमान 36-37 डिग्री था वैसे, और गर्मी बहुत ज़्यादा थी। अभी अनुमान नहीं लगा जा सकता था भाई बारिश होने वाली है, क्यों मौसम विभाग की को खबर नहीं थी भाई बारिश होने वाली है। अभी 2 दिन पहले न्यूज़ आई भाई 15-16 को बारिश बता रहे हैं थोड़ी मोटी। मौसम वैज्ञानिकों की बात करें, खासतौर पर हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिकों की बात करें तो उनका कहना था कि बारिश जो है हो सकती है, बूंदाबांदी हो सकती है। हालांकि कई जगहों पर तेज अंधड़ की वजह से सड़कों पर जो है पेड़ दरख्त भी गिरे हैं। बारिश अगर होती है तो निश्चित तौर पर, क्योंकि हल्की बूंदाबांदी है, उसके बाद न केवल कपास की फसल को फ़ायदा होने वाला है, बल्कि साथ ही साथ जवार और बाजरा की बिजाई भी हो पाएगी। तो ऐसे में इस बूंदाबांदी से, इस बारिश से न केवल आमजन को राहत मिली है, राहत की सांस ली है, बल्कि जो तापमान 45-46 डिग्री टेम्परेचर जो पहुंच चुका था, एकाएक जो लू का प्रकोप बढ़ा था, लू के थपेड़ों से लोग हलकान थे, तो निश्चित तौर पर उनको अब राहत मिली है। टेम्परेचर में जो है तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और भूमिपुत्रों के चेहरे पर भी कहीं न कहीं अब जो मायूसी थी वो मायूसी अब मुस्कान में तब्दील हो गई है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़। और एक तरफ बारिश ने जहां
किसानों को फायदा पहुंचाया, तो वहीं दूसरी तरफ कई जगहों पर जल भराव भी हो गया, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ गया। भिवानी से हमारे सहयोगी रवि जांगड़ा की यह रिपोर्ट देखिए। मानसून से पूर्व सरकार और प्रशासन की तैयारियों की तस्दीक करती है तस्वीरें भिवानी के बीटीएम चौक क्षेत्र की हैं, जहां पर आप देख पाएंगे किस तरह से पूरी तरह से सड़क पर गड्ढे बने हुए हैं। और ये वो इलाका है जहां पर मामूली बारिश के बाद झील सरीखा आलम बन जाता है। मामूली बारिश हुई थी और उसके बाद कहीं न कहीं पानी जो है, ये जो नीचे आप देख पाएंगे छेद हैं, उनमें पानी जा चुका है और इस वजह से सड़क जो है धंस चुकी है। सड़क को ना तो बनाया गया था, हालांकि सीवरेज यहाँ पर डाला गया था, सीवरेज लाइन पाइपलाइन डाली गई थी और पाइपलाइन डालने के बाद सड़क को दुरुस्त नहीं किया गया था, जिसके बाद हालात आप देख पाएंगे। अगर बारिश के बाद यहाँ पर पानी भरता है तो निश्चित तौर पर कोई बड़ी दुर्घटना होगी, ऐसा अंदेशा जो है देखा जा सकता है, लगाया जा सकता है। इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल नहीं प्रतीत हो रहा है कि किस तरह से यहाँ पर जो है मामूली बारिश के बाद क्या हालात होंगे। हालांकि बारिश के बाद जब पानी भरेगा तो इन गड्ढों का भी इल्म लोगों को नहीं होगा, तो ऐसे में दुर्घटना तो लाजमी सी बात है। देख पाएंगे यहाँ पर पूरी तरह से बीटीएम चौक क्षेत्र की तस्वीरें हैं, जहाँ पर सड़क पूरी तरह से जो है बनाई ही नहीं गई है। गड्ढे जो है यहाँ पर देखे जा रहे हैं। पानी जहाँ पर भरेगा तो निश्चित तौर पर हादसे तो होंगे। क्या सोचते हैं और कब से ये दिक्कत बनी हुई है, तमाम चीजें जानने के लिए कुछ लोग मेरे साथ हैं। आपका नाम जानूंगा। मेरा नाम राजेंद्र सिंह है। राजेंद्र जी, कौन सा इलाका है ये बीटीएम चौक है। तो किस तरह के हालात होते हैं यहाँ पर? बारिश के टाइम में दुकानों में पानी भर जाता है, रोड कभी ठीक नहीं होती। इस रोड के हालात बड़े खराब हैं। इसको ठेकेदार को क्या छीक लिए हैं यहाँ पर। अभी सीवरेज लाइन डाली थी यहाँ, अभी नई सीवरेज लाइन डाली है यहाँ पर। उसके बाद सड़क ठीक नहीं की गई, अभी कोई ठीक नहीं गई सड़क। जी आप बताएं। पहले तो तोड़ दी, धूल मट्टी आई, खूब टीबी होगी। मेरे तो वैसे ले जा, मेरे एक्सरे करवा लो, टीबी होगी कभी। मतलब पहले तो धूल मट्टी आई, कदे पानी छिड़क दिया, कदे ना गिर दिया, कुछ हालत नहीं। जगह जगह खड्डे हो गए। रोज बड़े बड़े ट्रक आ रहे हैं और ट्रक गड्ढे में चाल जाओ से हमें बहुत परेशानी हो रही है। अरे बारिश से काट दो। आप देखो आज प्रशासन क्या, सवेरे का देख लो कितने ट्रक फंस गए हैं। करे नहीं ला ट्रेन का जेबीसी को 1000 देखो, 2000 देखो। आपका नाम जानूंगा। मेरा शेर सिंह के नाम से। शेर सिंह जी, जब बारिश आती है तेज, जब पानी भरेगा यहाँ पर 2-2, 3-3 फीट तो पानी खड़ा 2 फुट पानी होता है हमारी दुकानों में आ जाता। हम दुकान में जब आपके पानी आता है शटर क्या के बोरी लगते। कैसे जो लोग वाहन चालक जाएंगे उनको तो अंदाजा नहीं होगा गड्ढों का, गड्ढे कितने। उनको क्या पता है गड्ढे कहाँ है। वो तो छाल लागता है, पानी आता है, काट ले जाते हैं और कोई फंस जाता है गड्ढा। और हम कट्टे बोरी लगा के दुकान का शटर बंद करके। हालात कितने दिन से, रोड कितने दिन से धंसा हुआ? रोड तो ये करीब 6 महीने हो गए, जनवरी से ठीक नहीं किया गया। पहले तो इन्हें सीवर लाइन डाल दी, जगह जगह गड्ढे गड्ढे हो गए, फॉर्मेलिटी करके चले गए। बनाऊंगे जो बनाऊंगे, हमारी थोड़ी सुनता कोई, हमारी कोई नहीं सुनता। ये बारिश हुई है तो पता लग गया, एकदम धसक गया सारा। जी आप कुछ कह रहे थे राजेंद्र जी? भाई यहाँ पर पानी बहुत ज्यादा बढ़ता है। दुकानों में पानी इतना आता है जितना कट्टे बोरी लगा लगा के काम चलाते हैं। गाड़ी आती फंस जाती है। वीआईपी रोड है ये, रेस्ट हाउस रोड है ये। वीआईपी रोड है ये, रेस्ट हाउस है। यहाँ अफसर वगैरह आते हैं, सब कुछ प्रशासन सबको पता होता है। वीआईपी एरिया है, फिर भी ये हालत है तो आम कॉलोनी का क्या होगा। देखिए कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात कही है शेर सिंह जी ने कि वीआईपी इलाका है। यहाँ से कुछ दूरी पर रेस्ट हाउस है, यहाँ से कुछ दूरी पर भिवानी का वैश्य महाविद्यालय है, यहाँ से कुछ दूरी पर बड़ा एशिया का सबसे बड़ा सामान्य अस्पताल, नागरिक अस्पताल यहाँ पर है। साथ ही साथ रेलवे स्टेशन भी यहीं पर है। तो कहीं ना कहीं ये बात मानी जा सकती है कि जब इस तरह के रोड की हालत है तो आम आदमी का तो कहना ही क्या, आम रोड्स का तो कहना ही क्या। लोगों की ये समस्या पिछले करीबन 30 साल से बनी हुई है, 15 साल से तो लोग देखते भी आ रहे हैं। उनका कहना है कि इस तरह की दिक्कत के बारे में बार बार प्रशासन को, संबंधित अधिकारियों को अवगत भी करवाया गया, लेकिन नतीजा वही सिफर। बहरहाल कब हालात सुधरेंगे तो वक्त बताएगा, लेकिन मामूली बारिश के बाद जब इस तरह के हालात बिगड़े हैं तो कहीं ना कहीं जब तेज बारिश आएगी, जब मानसून की बारिश आएगी तो निश्चित तौर पर यहाँ पर हादसे भी होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज। चलिए वक्त है छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।